सभी को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सभी को पुनः एक बार इस होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन पंच तत्व पंचवर्णमय हो और पंच तत्वों का सम्यक संतुलन हो। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा, पृथ्वी एक विशाल काय मास, ह्यूज मास है। सबसे पहले हम ये जाने कि पृथ्वी है क्या और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी एक बहुत विशालकाय जीवित एवं सक्रिय पिंड है, क्योंकि यह सक्रिय पिंड को आप देख रहे होंगे। इस सक्रिय पिंड पर ही आप वास करते हैं। इस सक्रिय पिंड का हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे। यह पृथ्वी 22.5 डिग्री से नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। जिस तरह से हम दो नासिका छिद्रों से सांस ले ग्रहण करते हैं और उस सांस को ग्रहण करके पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों में संचालित कर देते हैं, ठीक इसी तरह से यह पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो 22.5 डिग्री से झुकी हुई है, टिल्टेड है, वो सारी एनर्जी को ग्रहण करके और पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर देती है। ये प्रकृति प्रदत्त नियम है और इसके अकॉर्डिंग ही हम चलने का प्रयास करते हैं। समूचे भारत विश्व में 3 को ही मां की उपमा दी गई है। एक पृथ्वी को, पृथ्वी जिसकी गोद में आप निवास करते हैं, जिसकी गोद में आप शयन करते हैं, जिसकी गोद में आप सेट आवश्यकों का पालन करते हैं, उसे हमें ने मां की उपमा दी है। एक मां जो आपको जन्म देती है, जो मां यदि आपको जन्म देने के बाद यदि पालन पोषण ना कर सके तो एक सहायक के रूप में गौ माता आपका पालन पोषण करती है। तो पृथ्वी मां की मैं बात कर रहा हूं कि पृथ्वी मां ने आपके लिए सारी सुख साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई। सारा सृष्टि के जितनी भी संपदा दी आपको उड़ेल दी, उस संपदा रूपी रत्नों को आपके हाथों में दिया, सब कुछ आपको दिया। लेकिन इस वनस्पति जगत, जीव जगत और मानव जगत में सभी में सबसे विवेकवान प्राणी यदि कोई माना जाता है तो मनुष्य सबसे विवेकशील है। परंतु इस विवेकशील मानव ने इतने अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति का दोहन किया, पृथ्वी के साथ, भूमि के साथ अनाचार दुराचार किया, प्रकृति के सारे नियमों का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए प्रकृति या धरती मां आगामी आने वाले शिशुओं को दुग्धपान, सारा सुख, वैभव, संपन्नता, समृद्धता देने के लिए विवश हो गई। इसलिए प्रकृति अपनी नियत परिधि से धीरे 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 हटती सी प्रतीत हो रही है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि प्रकृति अपनी नियत परिधि से हटती चली जा रही है और इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड को फिर भी वह साधे हुए है और सारा संचार करती चली जा रही है जितना बन पा रहा है। इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है? कौन ये एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रहा है और वह एनर्जी कौन कौन सी है? यह एनर्जी बहुत सारी एनर्जी है। इसमें सबसे इस सृष्टि का जो निर्माण होने वाला, जो सृष्टि का निर्माता है, वह कौन है? इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सभी को बिग बैंग थ्योरी सभी जानते होंगे। इस थ्योरी को और जो किंवदंती आपकी है वह भी सभी जानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और इस सृष्टि पर वास्तु की मान्यता का उद्घाटन कैसे हुआ। मैं बात करूंगा इसकी एनर्जी की। एनर्जी, इस पूरी सृष्टि जो है वो पंच महाभूत तत्वों से बनी हुई है। लेकिन इस पंच महाभूत तत्वों के लिए जो ईंधन का काम करते हैं वो कौन है?
वो सिर्फ और कोई नहीं बल्कि इसकी कॉस्मिक एनर्जी है, जो एनर्जी इसको चलाने में सहायक होती है। ऐसी अनेक एनर्जी हैं जो इसको चलाती हैं। उसमें पंच महाभूत तत्व और इसमें कई प्रकार के फोर्स और कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे कॉस्मिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, जियोपैथिक, ऐसी अनेक एनर्जी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस एनर्जी का सम्यक संतुलन करना ही वास्तु है। इन एनर्जी का सम्यक संतुलन करना ही वास्तु है। लेकिन हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वास्तु के ऊपर कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसके 3 प्रिंसिपल हैं। इन पंच महाभूतों तत्वों को, इन पंच महाभूत तत्व जिनसे सृष्टि बनी, और इस सृष्टि का छोटा सा अंश यदि कोई है तो वह छोटा सा अंश है आपका घर। सृष्टि का एक छोटा सा अंश आपका घर है, और यह सृष्टि आपके लिए अनेक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और यह एनर्जी का सीधा प्रभाव आपके मन के ऊपर, आपके तन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, आपके कार्यों के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, हर बच्चे के अध्ययन के ऊपर, हर एक्टिविटी के ऊपर पूरा पूरा सीधा प्रभाव पड़ता है। यह जो एनर्जी है, यह ऊर्जाएं हैं, यह धर्मनिरपेक्ष है। यह एनर्जी जो है वह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वास्तु को नहीं मानता हूं, ये बातें आपको जानना समझना बहुत आवश्यक है। आप एक एज ए प्रोफेशनल वास्तुविद बन के जाएंगे, आपको अनेक लोग मिलेंगे, वो कहेंगे मैं नहीं मानता हूं वास्तु को। आप उनसे पूछना कि आप सनरेज को मानते हैं कि नहीं मानते। यदि जो व्यक्ति सूर्य में विश्वास रखता है, जो व्यक्ति रात और दिन में विश्वास रखता है, वो निश्चित रूप से वास्तु को मानता होगा, क्योंकि आपके लिए यह ऊर्जाएं जो है वह धर्मनिरपेक्ष है। यह किसी पर्टिकुलर जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मण है और एक वैश्य है और एक आपका शूद्र है तो इनके लिए सनरेज सूर्य उदय होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। एक के लिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे को नहीं करेगी। ऐसा भेदभाव कदापि नहीं है। लेकिन यह ऊर्जाएं कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, यह सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। कभी भी कोई भी एनर्जी इस ब्रह्मांड में कभी भी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ वह रूप बदलती है। इसका सिद्धांत ठीक वैसा ही है जैसा कर्म का सिद्धांत है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि अपना रूप बदलते हैं, कभी बुरे कर्म, कभी अच्छे कर्म। इसलिए कर्म तो हमेशा ही कर्म रहते हैं और कर्मों को हमें काटना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब यह एनर्जी भी निगेटिव होती है और पॉजिटिव, हमें जब निगेटिव होती है तो हमें पॉजिटिव में परिवर्तित करना पड़ता है। अब हम इस एनर्जी को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए भगवान ने आपके लिए एक यंत्र दिया। एक जिस तरह से आप कोई भी पंप होता है उसमें मोटर लगी होती है जिसके कारण आप एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करते हैं, ठीक इसी तरह से आपके लिए एक यंत्र दिया। उस यंत्र का नाम है घर। और उस घर में रह करके आप इस एनर्जी को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं और किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, तो चलते हैं हम इसे समझते हैं कि यह एनर्जी किस तरह से आपके वास्तु में अपना रोल करती है, कि क्या है प्रिंसिपल, क्या है सिद्धांत। तो सूर्य की किरणें इस समूचे ब्रह्मांड को उदित करने वाला सूर्य और सबको कंट्रोल करने वाला सूर्य, सारी एनर्जी को बांटने वाला सूर्य। लेकिन जब यह लुटाता है, जब यह पहुंचाता है, जब जन जन तक पहुंचाता है, लेकिन यह देता तो 100% एनर्जी है, लेकिन हमारे पास आते आते 51% ही मुझे मिल पाती है। 51 में भी हम जो संरचना बनाते हैं, जो एक आपके लिए उपकरण मिला, उपकरण यानी कि आपका घर की जो संरचना बनाते हैं, उसमें 51 में से भी हम शायद हो सकता 5 और 10% ही एब्जॉर्ब करा पाते हैं, क्योंकि 51 में से 49% हमारी एनर्जी है स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड हो जाती है क्लाउड के द्वारा,
और 6% एटमॉस्फियर में और 19% एटमॉस्फियर एंड क्लाउड में एब्जॉर्ब हो जाती है और 4% सरफेस पे आकर के भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सिर्फ आपके पास बचती है 51। अब इस 51 का ही कैलकुलेशन करना है। जिस तरह से किसी योजना में पैसे तो भेजे जाते थे 100 करोड़, लेकिन आते आते आप तक, हितग्राही तक या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने तक 51 लाख ही बच पाते हैं। ठीक यही सिद्धांत इसमें लागू होता है कि वह एनर्जी, अब 51 में भी हम अपने घर की जो संरचना बनाएंगे उस संरचना में किस तरह से इसका रोल करेंगे। देखिए अब 51% में क्या क्या है इसके अंदर, इसमें क्या है। जो ब्लू कलर दिख रहा है सूर्य जो देता है वह सिल्वर है। आपका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आपके जीवन में चांदी चांदी हो जाए। ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, या डार्क ब्लू कलर जो दिख रहा है वह कॉपर है। और इस कॉपर को किस तरह से, किस एंगल से यह सूर्य की किरणें जो प्रोड्यूस करती है वह अपने घर में कैसे हम प्रवेश करा सकते हैं। लाइट ब्लू कलर एल्यूमिनियम है। ग्रीन कलर जो आपको सुख और शांति देता है, इसमें प्योर लेड होता है। मरकरी आपको दिख रही होगी इसमें येलो कलर की। गोल्ड आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, गोल्ड जी हां, आपका को गोल्ड भी प्राप्त होता है इन सूर्य की किरणों से। आयरन जो आपको रेड कलर में दिख रहा है यह आयरन है। और इस तरह से यदि यह, जब आपकी सूर्य की किरणों को आप अपने घर के किन जोन से, किस क्षेत्र से, किस एंगल से आप प्रवेश कराओगे, उसके आधार पर आपको यह एनर्जी आप तक पहुंचाने में सहायक होगी। कहीं ऐसा तो नहीं जब एनर्जी आपके घर के दरवाजों पर दस्तक देती है तब आप सारे दरवाजे बंद किए होते हैं। जब यह एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है तब आप चादर ओढ़ के सोए रहते हैं। जब आपके घर में यह एनर्जी प्रवेश करती है तब आप अपने घर के दरवाजे को पूरी तरह से, सारी खिड़कियों को बंद किए रहते हैं। देखिए यह सन पाथ डायग्राम है। यह सन पाथ डायग्राम किस तरह से सूर्य अपनी गति के अकॉर्डिंग एक एक पर्टिकुलर एंगल से क्या क्या देता है और किस तरह से आप इस सन पाथ डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज जिसमें गोल्ड और सिल्वर और मरकरी और विटामिन ए और डी होता है, वो सुबह से 9 बजे तक आपके लिए सब कुछ देती हैं। इसलिए आपका मन मस्तिष्क तरोताजा बना रहता है। ये पर्टिकुलर मैं सन पाथ डायग्राम के बारे में बता दूं, इसका एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है। किसी भी प्लाट की संयोजना करने के पूर्व आपके उत्तरायण दक्षिण सूर्य के अकॉर्डिंग आप अपने मैप पर जैसे ही डालेंगे उसमें वैसे ही आपके मार्क आ जाएंगे कि पर्टिकुलर पॉजिटिव सन पाथ डायग्राम में पॉजिटिव अल्ट्रावायलेट रेज इन पर्टिकुलर स्थान से प्रवेश करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। यह अभी प्रोसेस में है, हो सकता बहुत शीघ्र आपके लिए सन पाथ डायग्राम का एक सॉफ्टवेयर आपके हाथ में होगा। आपके हाथ में तो जो सॉफ्टवेयर जो प्रभु दे रहा है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यह सूर्य की किरणें सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। यह आपके लिए गोल्ड दे रही हैं, आपका जीवन स्वर्णमयी बना रही हैं, आपका जीवन में चांदी चांदी कर रही हैं। अब हम चलते हैं 9 से 2:30 बजे के बीच में या 12 बजे तक आपको अल्ट्रावायलेट रेज इंफ्रारेड के साथ मिक्स होकर के कॉपर, सिल्वर और आयरन देती हैं। उसके बाद इंफ्रारेड रेज 2:30 से लेकर शाम के सूरज तक इंफ्रारेड रेज, इसमें लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन मिक्स होता है। इस तरह से अनेक एलिमेंट, इतने ही नहीं, ये सबसे पहले था सन पाथ डायग्राम। अब दूसरा फैक्टर जो प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल है वास्तु के, जिनके कारण, जिसके आधार पर हम पूरी संयोजना, पूरा ओरिएंटेशन बेस रहता है। यकीन सिर्फ एक कॉस्मिक एनर्जी की ही मैं बात कर रहा हूं। अब दूसरा प्रिंसिपल है वास्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स। शायद
यह जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तु में यदि सबसे बड़ा रोल सन रेज के बाद किसी का है तो वह है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का। यह कैसे लगता है आपकी वास्तु में, यह कैसे कार्य करता है? आज मैंने 5 लोगों से बात की, उनसे जानना चाहा, व्यू लेना चाहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से आपके वास्तु में रोल अदा करता है। एक भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया। मैं आप में से किसी से पूछना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से आपके घर में, वास्तु में कैसे रोल करता है। मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स जिस दिन यदि इस ब्रह्मांड से, उस दिन ही सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। और सर्वनाश करने की तैयारी आप सब कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड में स्थित 2 वस्तुओं के मध्य लगने वाला एक आकर्षण बल है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में 2 वस्तुओं के बीच, कोई 2 वस्तुओं के बीच, जैसे जब पृथ्वी और जब आप किसी जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत का निर्माण करते हैं, तो पृथ्वी में, अर्थ में, भूमि पर और आपकी बिल्डिंग पे जो फोर्स एक्टिंग होता है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम चलते हैं कि इसको समझाने का और प्रयास करते हैं। एक काम करिए, फोर्स में पावर कितना होता है। एक मैं किसी से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति कोई जो भी अभी क्लास अटेंड कर रहा है वो सीधा स्ट्रेट खड़ा हो जाए। ठीक है पीयूष भाई, आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए। अब पीयूष भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़े तिरछे खड़े हो जाइए। पुनः वापिस आप सीधे खड़े हो जाएं। क्या जब आप तिरछे खड़े हुए थे तब आपके अंदर पावर ज्यादा था, या जब आप सीधे खड़े थे तब पावर? जब आप तिरछे खड़े होते हैं तब थोड़े टाइम बाद आपकी कमर में तुरंत दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको सीधा होना ही पड़ेगा। बल्कि कोई जरा सा टच करेगा तो आप वहीं कोलैप्स हो जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे। लेकिन जब आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पृथ्वी एक विशाल काय चुंबक है और इसका लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। इसलिए आज इतनी ये इमारतें खड़ी हुई हैं, यह सीधे सीधे वर्टिकली ही लगता है। अब हम देखते हैं कि हमारी वास्तु में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रोल है, किस तरह से अरेंज करें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स, जितनी भी इमारतें जो बनती हैं, इन यदि बिल्डिंग को, कई बार आपने कई जगह बिल्डिंग देखी है, वो बिल्डिंग टिल्टेड बना दी जाती है, उनके कॉलम, उनका एलिवेशन तिरछा झुका दिया जाता है। जैसे ही आप किसी भी कॉलम बीम को टिल्टेड करते हैं, झुकाते हैं, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो जाता है। कमजोर से आप यहां अभिप्राय लगाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ, यहां सिर्फ स्ट्रेंथ उस बिल्डिंग की खत्म नहीं हो रही दोस्तों, यहां बिल्डिंग की नहीं, बल्कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उस बिल्डिंग में, आपका ग्रेविटेशनल, आपके अंदर का भी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो रहा है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स कम या कमजोर होने के कारण क्या क्या होता है वह भी बताएंगे, लेकिन मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं। आप अभी समझेंगे दिशाओं को, विदिशाओं को, जोन को, पदों को, सारी चीजों को। लेकिन मैं बता दूं कि जब तक यदि आपको प्रिंसिपल समझ में नहीं आया वास्तु का, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते। जिस दिन आपको वास्तु का प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, उस दिन ही आप एक श्रेष्ठ वास्तुविद बन पाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी भी वस्तु पर भूमि से निकल करके ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यदि वह फोर्स, कोई भी वस्तु आपके घर में, जैसे कोई कॉलम तिरछा, या इवन दैट दीवार का प्लास्टर यदि आपका ऊंचा नीचा हो जाता है, तो वह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही इफेक्टेड होता है। इसलिए विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि सूत और सावल में यदि आपकी दीवार की चुनाई नहीं होती है, और यदि सूत और सावल में यदि आपका कॉलम नहीं होता है, तो निश्चित रूप से वह वास्तु भंग दोष माना जाता है। वह दोष
आपका बहुत बड़ा दोष माना गया है। लेकिन हमारे यह सब प्राचीन काल के जितने शिल्पी थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इनको दिमाग में था ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन दैट आपके घर में यदि कोई भी तिजोरी ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं है, क्यों रखवाई तिजोरी की बात कही उनने कि तिजोरी एकदम सपाट तिरछी मत रख देना, टेका मत लगा देना। शायद आज आपको बात समझ में आएगी कि किसी भी वस्तु को घर में तिरछा या टेढ़े रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है, और कोई इफेक्ट नहीं, यह ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होता है। इसलिए उन्होंने कहा तिजोरी में टेका मत लगा देना। भगवान की वेदी एकदम जो बनना चाहिए वो एकदम प्रॉपर हो, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके घर का जो फर्नीचर जमाया जाए वह भी एक अलाइनमेंट में हो, तिरछा हो जाएगा, इरेगुलर फॉर्म में होगा तो एक सर्किट ग्रेविटेशनल फोर्स का बनता है, वह डिस्टर्ब होगा। उससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। आप एक काम करिएगा, एक दिन एक किसी भगोनी में दूध को जमा देना, एक भगोनी में दूध को जमा देना और एक भगोनी में टेका लगा करके दूध को जमा देना। दोनों में अंतर देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है। ऐसे मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पे यदि मैं 5 घंटे तक बोलूं तो बहुत कम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ गया कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी संरचना में, किसी भी स्ट्रक्चर में आड़ी टेढ़ा किसी भी आइटम को रखा जाता है तो उसके कारण उस पर उसके लाइन ऑफ एक्सिस से ग्रेविटेशनल फोर्स के आउट हो जाने के कारण उसे वह रिजल्ट नहीं मिल पाते। कितने लोगों ने कहा कि मेरे घर में तिजोरी में बरकत नहीं होती, मेरे मैं गद्दी पे बैठता हूं ग्राहक अट्रैक्ट नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं, आपकी जो गद्दी पे बैठते हैं वो कुछ एंगल से टिल्टेड पाई गई हो, जो आपका काउंटर है वह आपका टिल्टेड हो। इसलिए जितनी भी बिल्डिंगें या जितने भी स्ट्रक्चर टिल्टेड होते हैं, झुके होते हैं, उन पर ग्रेविटेशनल प्रभाव ना होने के कारण उनकी गति बहुत कमजोर होती है। उनकी गति ठीक वैसे ही कमजोर हो जाती है जिस तरह से आप जब खड़े होते हैं और आप एक जब झुक के खड़े होते हैं तो आपके फोर्स में, आपकी एनर्जी में, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो दोस्तों, इससे क्या दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ते हैं यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स से आउट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए क्या क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स से हट गया है, चाहे वह तिजोरी हो, चाहे वह स्टडी टेबल हो, चाहे वह आपके बैठने का स्थान हो, जिन लोगों के लिए शयन करते हैं और निद्रा अच्छी नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, शायद वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में नहीं रहते। इसलिए आपका जो पलंग लगाया जाए वह प्लेन होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। यदि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, कितने भी आप साहसी रहोगे, कितने आप पावरफुल रहोगे, लेकिन हमेशा कमजोर बने रहोगे। कितनी भी मेहनत करोगे लेकिन आपकी मेहनत का पूर्ण परिणाम कभी भी नहीं रहेगा। यदि आपको कभी कभी घर में रहने पर यदि घर की वस्तुएं या घर का स्ट्रक्चर यदि टिल्टेड है तो उस घर में रहने में कभी कभी तूफान जैसी स्थिति आ जाएगी, अचानक ही झगड़े होने लगेंगे। यह ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अपना जादू है कि यह घटनाएं मोस्टली उन घरों में अमावस्या और पूर्णमासी के दिवस ज्यादा घटित होंगी। इसका रहस्य भी मैं बताऊंगा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। यदि आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए है, जिंदगी में आपके गति चाहिए है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अलांग रहना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा। अब हम चलते लास्ट फोर्स जो बहुत महत्वपूर्ण फोर्स है, वह है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय बल। सभी को समझ तो आ रहा ना सौरभ जी? ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी एहसास किया? अभी तक तो हमने सिर्फ जॉन को ही समझा, जॉन ही देखे कि पर्टिकुलर जॉन कहां है। कभी ध्यान रखना कि हम सिर्फ वास्तु को इतना 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 संकुचित कर दिया है, हमने मुट्ठी में बंद कर दिया है।
मुट्ठी में उंगलियां तो 5 हैं, लेकिन हमने 4 दिशाओं में ही बांट दिया। इतनी सी वास्तु नहीं है। वास्तु इतनी सी नहीं है। वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री है, जिसमें कंप्लीट मैथ्स है, जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स है, जिसमें कंप्लीट बॉटनी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, सब कुछ इसके अंदर है, क्योंकि यह समुचित ब्रह्मांड है। चलिए, मैं आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे विषय की तरफ ले जा रहा हूं जो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। शायद मैग्नेटिक फील्ड ही एक ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए दुनिया पागल है, लेकिन वह पागलपन कहां ढूंढता फिरता है? दिशाओं में ढूंढता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि यह पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। पृथ्वी स्वयं अपने आप में, भूमि स्वयं अपने आप में एक, पृथ्वी एक अपने आप में विशालकाय एक बहुत बड़ी चुंबक है, जिसमें 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। और यह बॉडी भी अपने आप में एक चुंबक है, ये भी एक मैग्नेट है, इसके भी 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इसको वास्तु में कैसे उपयोग करोगे आप इस चुंबक का? इसमें क्या जादू करने के लिए? आपने ये तो बताया कि यदि आपका डूबा पैसा वापस बुलाना है तो ये जोन। कभी ये बात की कि मैग्नेट ही आपको खींचने का प्रयास करता है? कभी आपने कल्पना की कि जितने हिप्नोटाइज करते हैं, जितने सम्मोहन वशीकरण करते हैं, इसमें नॉर्थ फेज ही क्यों करने को कहा? स्टडी करने, जिसमें कभी किसी को स्मरण शक्ति रिकॉल करने के लिए नॉर्थ फेज ही क्यों कहा? जितना भी डूबा पैसा, जितने भी भूली वस्तु, जितने भी सब कुछ, यदि कुछ आप भूल गए हैं तो आपके लिए नॉर्थ फेस करने को क्यों कहा? क्यों कहा सौरभ जी? क्या है मैग्नेटिक का जादू? मैग्नेट, इस चुंबक, ये चुंबक है पृथ्वी। और हम वास्तु की बात बाद में करेंगे, हो सकता है हम 4 दिन बाद प्रारंभ करें। घबरा गए अभी आप? 4 दिन बाद करोगे तो फिर क्या होगा? लेकिन सही वास्तु तो जो छिपी होती है, हिडन होती है, जो वह है वास्तु, जो अंदर आपके मैग्नेटिक पृथ्वी स्वयं अपने आप में एक चुंबक है। चुंबकीय प्रभाव ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए, सब कुछ खींचने के लिए आप प्रयास करते हो कि वह ग्राहक मेरे पास आ जाए, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपने क्या स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, क्या आपने उस भूमि में, उस लैंड में कभी भी मैग्नेट फील्ड के अलांग आप बैठे, या मैग्नेट फील्ड को आपने अरेंज किया है? नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति, राहुल जी आप डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो, ये जो ज्ञान बांटा जा रहा है 100 करोड़ से भी ऊपर का है। 1000 करोड़ भी आपको मिलेंगे ना तो ये मिल नहीं सकता है। मैं ये ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन प्रोग्राम समझ के आयोजित कर रहा हूं। मैं यही देख रहा हूं, मैं एक एक व्यक्ति से, एक एक एनर्जी से आपसे कनेक्ट हो चुका हूं। यदि आपके अंदर जरा सी भी हरकत होगी तो मुझे तत्काल पता चलेगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। जिनको कमरे बंद करना, जिनको कैमरे बंद करना, वो पूरी तरह से कर ले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन बंद मतलब बंद होता है, ये ध्यान रखना। बंद मतलब बंद होता है। अब मैं मैग्नेटिक बात कर रहा हूं कि वास्तु में मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या जादू होता है और किस तरह से एक्टिंग करता है। जब कभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ सर्किट बनती है। हमारे वास्तु में भी यही कहती है हमारी वास्तु कि जब कभी भी आप कोई भी निर्माण करें, रहने के लिए, व्यापार के लिए, सबसे पहले उन्होंने व्यापार की बात की। कई लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही, जो भी व्यापार वो देखेंगे, इस जोन में ये है, इस दिशा में ये है, इसमें ये। कोई भी व्यक्ति, किसी वास्तु शास्त्री ने अपने तरीके से उस पूरे एरिया का मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई मैप तैयार नहीं किया कि उस भूमि में अट्रैक्शन कम क्यों है। मैग्नेटिक इनामली कभी नहीं निकाली उस एरिया की। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैग्नेटिक इनामली। मैग्नेटिक इनामली ही सबसे बड़ा जादू का काम कर सकती है। मैग्नेटिक इनामली क्या है? जब कभी भी कोई भी प्लॉट नॉर्थ साउथ एक्सिस जब लंबी होती है, कितनी लंबी, कितनी लॉन्गर, किसी भी भूमि, किसी भी प्लॉट, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी स्थान, किसी भी कॉलेज, किसी भी जगह पर यदि नॉर्थ साउथ एक्सिस 1.5 गुनी हो,
तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट 100% होता है, 1.5 गुना। जैसे कैसे? 30 फीट उसकी बिर्थ और 45 फीट उसकी डेप्थ हो और नॉर्थ फेस हो। ठीक है, समझ आ रहा आप सभी को? प्रदीप जी समझ पा रहे हैं? अनिल जी, अनिल जी आप एज ए साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर हैं, और आपने शायद पूरी मैग्नेटिक एनोमली को बहुत ढंग से समझा पाया है कि यदि आप नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर देन द ईस्ट वेस्ट, यदि नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर होगी तो जो हमारी चुंबकीय तरंगें, लोगों को मेरी भाषा समझ आ रही कि मैं प्योर हिंदी और कैसा बोलूं, जो मैग्नेटिक फील्ड यदि क्रिएट होता है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस में जब लांगर होती है, 1.5 गुनी होती है, तो 100% इफेक्ट होता है। और जब नॉर्थ साउथ एक्सिस लांगर तो रहे लेकिन जस्ट डबल कर दिया जाए, जस्ट डबल कर दिया जाए, तो वह 75% मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है। जब 5 टाइम कर दिया जाए तो मात्र 25% मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैं अभी जो संचालिका महोदय थी श्रेया काला, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि संचालन में ही पूरा समय निकल जाएगा तो हमें समय कैसे मिलेगा। मैं कुछ भी नहीं, मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूं और वास्तु को समझने का प्रयास कर रहा हूं। बस मेरा इतना सा परिचय है। वो मैं उनका याद इसलिए मैंने किया, वो खाते गांव में रहती हैं और खाते गांव में बहुत लंबे लंबे घर हैं, लंबे लंबे घर हैं। पहले भी संरचना ऐसी बनाई जाती थी कि लंबे लंबे घर बना दिए जाते थे कि 30 बाई 30 बाई 100, लेकिन उनमें एक जादू रहता था उन घरों में कि उनके बीच में एक आंगन बना दिया जाता था। आंगन उसको नलीफाइड करके और वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता था, इसलिए उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहता था। अब मैग्नेटिक इफेक्ट यदि जो बिल्डिंग 10 बाई 100 की होती है उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है। यदि बीच में उनके आंगन ना बना हुआ हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट शून्य होने से होता क्या है, लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। लोग एक दूसरों की बात को जल्दी से नहीं मानते हैं। यदि आपकी नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर ना होकर के ईस्ट वेस्ट एक्सिस लॉन्गर होती है। अब दूसरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ना होने के कारण वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। जिनकी नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर नहीं होती है, 0 पे होती है, उनके घरों में आप देखेंगे, कई लोगों के घरों में क्या होता है कि उनके घरों में लोग, दूसरे लोग पैसा खा जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मित कर जाते हैं। उनके घरों में बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन फोकस नहीं हो पाता है। ये दुष्परिणाम, अनेक दुष्परिणाम होते हैं यदि, इसलिए आपको कहा गया है कि जब आप गद्दी पे बैठे, जब आप स्टडी करें, तब आपका फेस नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ एक्सिस ही ऐसी एक्सिस है कि जब आप फेस नॉर्थ में करेंगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए साउथ का काम करेगा, दोनों में अट्रैक्शन आएगा, रिपल्सन नहीं होगा और ग्राहक अपने आप खिंचा चला आएगा। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वह कहां पर बहुत जरूरी है? व्यापार में नॉर्थ साउथ एक्सिस जो है, नॉर्थ साउथ एक्सिस जो है वह व्यापार में आपकी लांगर होना चाहिए, लेकिन इसका जस्ट उल्टा, कहां पर नहीं होना चाहिए एक्सिस लांगर? बताएं सौरभ जी, टेक्स्ट मैसेज में, क्योंकि यहां पर बहुत सारे, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा बड़े आदर के साथ, जो काफी अच्छे अच्छे विद्वान इसमें सम्मिलित हैं, जो वास्तु के फील्ड में 10 और 15 वर्षों से कार्यरत है और लंबे समय से अपनी सेवाएं कंसल्टेंसी दे रहे हैं। कौन सा ऐसा प्लाट जो जिसका नॉर्थ साउथ एक्सिस जिसमें जरूरी नहीं होता है? किस के लिए? सिर्फ प्रभु के लिए। जितने भी इस दुनिया के मंदिर बने वो उसमें ईस्ट वेस्ट एक्सिस लॉन्गर होती है। वो मंदिर के लिए ईस्ट वेस्ट एक्सिस लॉन्गर होना चाहिए और घर के लिए
नॉर्थ साउथ एक्सिस, व्यापार के लिए नॉर्थ साउथ। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि यदि इसमें क्या दुष्परिणाम हो जाता, क्या घाटा हो जाता यदि नॉर्थ साउथ एक्सिस यदि शॉर्टर हो जाती, ईस्ट वेस्ट यदि लंबा प्लाट, यदि ईस्ट वेस्ट प्लाट यदि लॉन्गर हो, यानी कि कोई प्लाट 50 फीट का हो, ठीक है ना, और उसमें ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो, और एक प्लाट हम लेते हैं जिसमें नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर हो। देखिए ये दो प्लाट दिए जा रहे हैं, पीपीटी लगाइए। हाँ, ये देखिए आपको कि इसमें आप एक लेफ्ट साइड में जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें नॉर्थ साउथ एक्सिस लॉन्गर है। इसका क्षेत्रफल एरिया देखिए नॉर्थ जोन का कितना है और साउथ जोन का देख लीजिए। इसमें पूरे में नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ फेसिंग ये प्लॉट है। इसमें नॉर्थ का जो एरिया है जोन का, उसका एरिया देख लीजिए। अब यही दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, इसी प्लॉट में ईस्ट वेस्ट एक्सिस लॉन्गर हुई, तो इसमें जो मैंने देखा, ये देख रहे होंगे रेड कलर पे आपको नॉर्थ, देखिए यहां पर आप नॉर्थ जोन कितना छोटा हो गया ना, दिख रहा सौरभ जी, सचिन जी, अनिल जी, ये नॉर्थ जोन बहुत छोटा सा हो गया, करीब करीब उस जोन से 1/4 भी नहीं बचा, उस जोन से 1/4 भी नहीं बचा। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ मैंने यही तो कहा था 25% मैग्नेटिक इफेक्ट बचेगा आपके घर का, आपने अपने घर का मैग्नेटिक इफेक्ट कम कर लिया। चिंता मत करिए, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ाया कैसे जाता है यह भी आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है यह भी इस क्लास में सिखाया जाएगा। हम जोन को जाने, लेकिन जोन के अंदर छिपी हुई एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी इनके अंदर छिपी होती है, इनका अध्ययन हम जरूर करेंगे। इसके माध्यम से आप मैग्नेटिक इफेक्ट को समझ गए होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं, क्या हो जाता है, जिसके कारण देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही हम नॉर्थ में पैर करके शयन करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमारा हेड जो है वो नॉर्थ पोल है और हमारे पैर जो है वह साउथ पोल है, तो हम नॉर्थ में इसलिए करते हैं इन पैरों को कि दोनों में अट्रैक्शन हो जाए। दूसरा, अध्ययन में हम नॉर्थ इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ जब हम फेस करते हैं, जब हम चेहरा करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का हमेशा एक सर्किट फॉर्म हो जाता है और हमारा मन कंसंट्रेट हो जाता है। दूसरा, जब हम व्यापार में नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, तो जो भी हम अपने दिमाग में किस उद्देश्य को, अपने अवचेतन मन में आप एक मैसेज डालते हैं कि ग्राहक आए, जैसे ही सोचते हैं और वैसे ही ग्राहक चला आता है। जब आपके फोर्स मैग्नेटिक फोर्स में होगा तभी वह अट्रैक्ट हो पाएगा। इसलिए आपको खोई हुई वस्तु, जैसे कोई वस्तु खो गई हो तो उसे आप रिकॉल करने के लिए, यहां मैं एक टिप्स दे रहा हूं, रिकॉल करने के लिए नॉर्थ में ही फेस करना। जितने भी लोग त्राटक करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, वह सब के सब हमेशा नॉर्थ में फेस करके ही साधना करते हैं। जब कभी आपके लिए धन की चाहत हो, इसलिए जितने भी धन को चाहने वाले जाप करते हैं वो उत्तर दिशा में मुख करके करते हैं। इसलिए आपको बता दिया कि इसका रेशो आगे पढ़ाया जाएगा, उसका नाम गोल्डन रेशो भी कहा गया है। गोल्डन रेशो और कुछ भी नहीं है, ये विश्वकर्मा प्रकाश का एक रूप है कि इसमें किस तरीके से ये मैग्नेटिक इफेक्ट को आप ले सकते हैं आप अपने घर में। तो आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब हम और आगे चलते हैं, इसमें किस किस प्रकार की एनर्जी हमारा ब्रह्मांड जो है, जो हमारा समूची ब्रह्मांड है, वह कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी आपने पढ़ ली। जियोलॉजिकल एनर्जी क्या है? जमीन के अंदर जब आप निर्माण करते हैं तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उसे जियोलॉजिकल एनर्जी कहते हैं। इसके लिए एक और फोर्स भी कहा गया है, जियोपैथिक स्ट्रेस भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी आपने पढ़ ली। जियोथर्मल एनर्जी
एक ऐसी एनर्जी होती है जिस एनर्जी का आपके अपने घर में बहुत बड़ा रोल होता है। और सोलर एनर्जी का बात जिक्र अभी मैंने किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जब यह एक्सेस में हो जाती है तब सबके मस्तिष्क खराब हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कोई नहीं देता है, सिर्फ सूर्य में क्षमता होती है, सन में क्षमता होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी जब कभी आपके घर में मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की, दरवाजे, पंखे और आपका फर्नीचर एक विशेष प्रकार की साउंड को निकालता है, जो आपको कर्कश लगती है वह है, या जो आपको मधुर लगती है, मधुर और कर्कश दोनों साउंड एनर्जी है। अब साउंड एनर्जी पॉजिटिव और निगेटिव, जब यह साउंड एनर्जी पॉजिटिव होती है तब वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है, निगेटिव एनर्जी को पलायन करा देता है। जब यह एनर्जी, साउंड एनर्जी कर्कश होती है तो वह साउंड पॉल्यूशन करा देता है। जब आपके बच्चे का जन्म होता है तब आप कांसे की थाली बजाते हो। जब आपके कोई व्यक्ति जब बिल्कुल शून्य या उसकी एनर्जी बहुत कमजोर हो जाती है तब उसके पास जाकर के कांसे की थाली बजाई जाती है, उसे तुरंत जागृत हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार की साउंड निकलती है। ये साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, इन सारी एनर्जियों के लिए आप किस तरह से अपने घर में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपनी फैक्ट्री में और अपने शरीर में प्रवेश करा करके अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। यह कला आप 15 दिन में, दिवस में बहुत बखूबी तरीके से आप सीखेंगे इन एनर्जी की। अब हम चलते हैं, इस एनर्जी का ही तो खेल है इस वास्तु में। वास्तु वास्तव में है क्या? वास्तु की डेफिनेशन क्या है? वास्तु प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है। वास्तु वास्तव में प्रकृति से जुड़ने का वह साधन है जो जीवन को उत्सव, जो जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला सिखाता है। जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला सिखाता है, उसे हम कहते हैं वास्तु। यह कौन, किसके पास है ये कलाएं? यह सिर्फ और किसी के पास नहीं, यह सारी क्षमताएं छिपी हुई हैं सूर्य। जिस तरह से सूर्य जब उदित होता है, जब सूर्य उदित होता है तो ब्रह्मांड की सारी दौलत, ब्रह्मांड को सारी दौलत उड़ेल देता है। जब सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, जिस गतिमान से सूर्य पूर्व से पश्चिम तक पहुंचता है, उसी गतिमान से दिन भर की दिनचर्याओं को व्यवस्थित करने का नाम है वास्तु। एक और मैं परिभाषा देना चाहूंगा कि वास्तु एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है, वास्तु एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है जिसमें अपनी भावना और व्यवहार पर नियंत्रण भवन के द्वारा हो। अपनी भावना और अपने व्यवहार का नियंत्रण भवन के द्वारा हो। और भवन नियंत्रित कब कर पाएगा? जब उसमें समुचित ऊर्जाओं का भंडार हो, समुचित उसमें सनरेज हो, समुचित उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो, समुचित उसमें मैग्नेटिक एफर्ट हो। यह 5 तत्व और 3 फोर्स ही वास्तु में सबसे बड़े हैं। अब इसके बाद एक और विशेष परिभाषा, मैं वैसे प्रति दिवस ही आपके लिए एक नई नई डेफिनेशन मैं लूंगा और मैं आपसे एक डेफिनेशन लूंगा जो खुद मेरे कोर्स में जो मैंने पढ़ा है उससे बनना चाहिए, और मैं आपको एक नई डेफिनेशन दूंगा। सभी लोग अपनी अपनी एक नई डेफिनेशन बनाएंगे। इस तरह से हम इस स्टडी को करेंगे। अब एक और डेफिनेशन होती है कि वायु का या एनर्जी का निर्वात गति से बिना रोक टोक के आवागमन का नाम है वास्तु। आपका घर यदि बंद घर बन जाए, आपका घर यदि बंद हो कि एनर्जी तो आए और निकल ना सके, तो कोई मतलब नहीं है। वायु, हवाएं आए और पैक होकर के क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, तब उस घर में दम घुटने लगता है। उस घर को देख करके हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति रोगी होगा। तो वायु का निर्वात गति से आवागमन का नाम है वास्तु। इसके बाद हम चलते हैं और
ईस्ट वेस्ट में जो आपने कि इसका वास्तु का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वास्तु का इवोल्यूशन कैसे हुआ, शायद लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट कम समझ में आ पाया। मैग्नेटिक इफेक्ट रजत जी 60 में इतना सा ही है कि नॉर्थ साउथ एक्सिस को हमेशा अपने प्लाट में ज्यादा रखना है। यदि ना रख सको, यहां तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा, आगे पढ़ेंगे तो उसको हम बीच में कट करके और अपने कक्ष का निर्माण ऐसे कर लेंगे। ये मत समझ लेना कि ईस्ट फेस वाले सारे मकान मैंने आज रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट नहीं कर दिए। उसके लिए फार्मूला होता है कि हम जो कक्ष बनाते हैं उसमें नॉर्थ साउथ एक्सिस को लॉन्गर कर देते, अथवा नॉर्थ साउथ एक्सिस और ईस्ट वेस्ट एक्सिस इक्वल हो, तब भी 100% बैलेंसिंग होता है, तब भी 100% मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कम वहां हो जाता है जहां रेल के डब्बे के आकार के घर बन जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट वहां कम हो जाता है जहां रेल के डब्बे, यानी 10/100 और 200 तक के मैंने प्लाट देखे हैं, वास्तव में उनके हालात भी वैसे ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशन के लिए कि इस विषय का कैसे कैसे बढ़ता चला गया, कौन सी सदी में, कौन सी सदी में कब कब कौन से हमारे ऋषि मुनि आए और किन किन ग्रंथों को रचित किया। क्योंकि अब आप एक व्यवसायिक वास्तुविद बनने के जा रहे हैं, आपको यह ज्ञान होना आवश्यक है। कभी कोई प्रश्न पूछे तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि इस ग्रंथ में, इस सदी में इस प्रकार की वास्तु आई थी। बृहत संहिता, बृहत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके लिए, जो किसने लिखा, 12 मेहर द्वारा रचित है बृहत संहिता, जिसमें वृक्षों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भूमि की परीक्षा, बृहत संहिता में क्या किया गया है कि भूमि के टेस्ट कैसे किया जाए, कौन सी भूमि किस लायक है, या कहां पर कौन से वृक्ष लगना चाहिए, जमीन के अंदर, घर के अंदर, व्यापार के अंदर, मंदिर के अंदर, किस किस जगह पर घर में कौन से वृक्ष नहीं लगना चाहिए, कौन से वृक्ष क्या एनर्जी देते हैं, और देव स्थान पर कौन से वृक्ष लगना चाहिए, ये बृहत संहिता में। सम्रांगण सूत्रधार जो है वो 11वीं सदी में आए और इसमें भवन और नगर का वर्णन है। मत्स्य पुराण, ये शिल्प कला और देव स्थान और मंडप, कितने प्रकार के मंडप होते हैं, उनके स्तंभ क्या होते हैं, उनके आकार क्या होते हैं। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण हो गया, अग्नि स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण जो है उसमें नगर रचना शायद आप नहीं जानते होंगे। आपने अभी तक इतने हम स्वार्थी हो गए कि सिर्फ और सिर्फ केवल अपने घर की वास्तु देखते हैं। पहले पूरा नगर ही वास्तु से बनाया जाता था, समुचित समुचित नगर वास्तु से। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण में नगर रचना का वर्णन है पूरी तरह से, यह भी 12वीं सदी में आया। वायु पुराण, वायु पुराण में जितने भी जो पहाड़ों के ऊपर मंदिर, पहाड़ों के ऊपर किले बनाए जाते हैं, उनका पूरा, उनकी वास्तु अलग होती है। यहाँ तो सौरभ जी हमने सिर्फ इतनी ही वास्तु पढ़ी, 4 दिशाएं 4 विदिशाएं, सब जगह हम एक सी लागू कर देते हैं। इस बार की आप वास्तु क्लास में आप ये जानेंगे कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वास्तु होती है, हर स्थान के लिए अलग अलग वास्तु होती है, हर जहां की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है वहां के लिए वैसी वास्तु होती है। हम ये ना कहें, कई लोग ग्रंथकारों ने आज की पुस्तकें लिख करके लिख दिया कि मुझे तो जचता है कि फेंगशुई के 5 तत्व सही तरीके से संतुलित कर रहे हैं, वैसे ही हमें करना चाहिए। उनकी भौगोलिक स्थिति और आपकी भौगोलिक स्थिति में बहुत काफी अंतर है। आपको अपने भारत की भौगोलिक और क्लाइमेटिक स्थिति के आधार पर ही वास्तु के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना पड़ेगा। वायु पुराण के बाद गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण जो है इसमें ग्रह वास्तु, घर की वास्तु कहाँ क्या होना चाहिए और मंदिर वास्तु के बारे में कहा गया है। मानसार, मानसार एक ऐसा ग्रंथ है जो शायद स्कंद पुराण इसमें बताया गया। मानसार में मंदिर वास्तु और भवन वास्तु दोनों है। सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण का शायद मैंने पहले भी नाम ले लिया, नहीं लिया। सम्रांगण सूत्रधार यह भी एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत प्रमाणिक है। इसमें मंदिर और घर की, इसके 2 भाग हैं। जय प्रेक्षा, जय प्रेक्षा
ये दक्षिण में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसमें ये दक्षिण में कैसे घर बनना चाहिए, उनकी कैसी वास्तु होना चाहिए, इसमें वर्णित है। अपराजित, जय प्रेक्षा के बाद विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो मैं तो बहुत बहुत ही मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इस ग्रंथ में भूमि के परीक्षण की तमाम विधियां बताई हैं और भूमि परीक्षा के बाद गृह निर्माण की सारा का सारा इसके अंदर व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। प्रमाण मंजली, प्रमाण मंजली 11वीं सदी में सूत्रधार मल्ल के द्वारा रचित किया गया। प्रमाण मंजली यह 11वीं सदी में, इसके बाद 15वीं सदी में प्रसाद मंडन, वास्तुराज वल्लभ भी लिखा गया 13वीं सदी में, और इसके बाद 15वीं सदी में प्रसाद मंडन और वास्तु मंडन लिखे गए, और 16वीं सदी में शिल्प रत्न। शिल्प रत्न ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें नगर वास्तु, भूमि परीक्षा और आपके गृह वास्तु के बारे में विस्तृत वर्णन है। ये हुआ हमारा एवोल्यूशन, यानी किसने किन किन सदियों में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है और कैसे आगे बढ़े। अब इसके बाद हम चलते हैं कि वास्तु की प्राचीन शाखाएं कौन कौन सी हैं। आज आपको सब्जेक्ट वैसा लग सकता है, लेकिन जब तक आपको ये बेसिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप प्रिंसिपल नहीं जानोगे, एवोल्यूशन नहीं जानोगे, ओरिजिन नहीं जानोगे, उनकी उप शाखाएं नहीं जानोगे, तब तक आप एक अच्छे वास्तुविद नहीं बन सकते। भूमि वास्तु एक ब्रांच जो सबसे ज्यादा, यदि खेल किसी का है, एक चक्र इसके बाद दिखाना ज्यो वास्तु का, इसके बाद कितने परसेंट में क्या क्या है। भूमि वास्तु, भूमि वास्तु जो है उसमें भूमि कैसी किसके लिए उपयोगी है, इसको कहते हैं भूमि वास्तु। कौन सी भूमि निर्माण पर आपको भवन बनाना चाहिए, कैसी भूमि में आपके लिए व्यापार, किन भूमियों पर आपको देवालय मंदिर, किन भूमियां, कौन सी भूमि है जिन पर कोई निर्माण या निवास नहीं करना चाहिए, यह भूमि वास्तु शाखा में वर्णित होता है। यज्ञ वास्तु, यदि जो भूमियां ठीक नहीं है, उन भूमियों को कैसे ठीक किया जाए, किस प्रकार का यज्ञ हवन उनकी नेगेटिव एनर्जी को परिवर्तित किया जाए, यह यज्ञ वास्तु में जानेंगे। गृह वास्तु, घर की रचना कैसी होना चाहिए। घर में सबसे ज्यादा हमने सबसे पहले जाना था कि भूमि वास्तु, तो सबसे ज्यादा अंक होते हैं भूमि के ऊपर। उसके बाद गृह की संरचना, कहां पर किचन, रसोई, कहां पर प्रवेश द्वार, और कहां पर कौन सा शयन कक्ष बनाया जाए, क्या क्या कहां बनना चाहिए, ये हम जानेंगे गृह वास्तु में। नगर वास्तु, जब किसी भी नगर को बसाया जाता था तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि यह नगर कहां बसा जाए, पहाड़, नदी, पर्वत। इसके साथ साथ आप सबसे पहले उस नगर का दरवाजा कहां होगा। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर के विकास का सबसे बड़ा जादू है कि इंदौर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा से हो रहा है। इंदौर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा से हो रहा है। नगर के चारों तरफ 4 द्वार भी बनाए जाते थे। चारों द्वार की वास्तु, इस तरह से नगर वास्तु की संरचना की जाती थी। प्रसाद वास्तु, जिस वास्तु के अंतर्गत मंदिरों की रचना की बात करते हैं वो प्रसाद वास्तु है। उद्यान वास्तु, यानी कि पेड़, वृक्ष, पौधे, इनसे किस तरफ से ब्रह्मांड से पौधे किस तरह से सारी एनर्जी को खींचते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कौन से वृक्ष लगना चाहिए, कौन से वृक्ष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उद्यान वास्तु सबसे बड़ी वास्तु। जलाशय वास्तु, जलाशय वास्तु में शायद आप सोचते होंगे कि आज ही हम सिर्फ समुद्र के अंदर घर बना पा रहे हैं, लेकिन नहीं, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि महाभारत के समय भी जब दुर्योधन ने एक ऐसा घर बनाया था समुद्र के अंदर, जब वह पांडवों से उनकी सेना ध्वस्त हो गई थी, तब वह जाकर के उनने निवास पंडवी गृह बनाया था। उसको कहा गया, महाभारत जब पढ़ेंगे देखेंगे, प्रायुव
जल स्तंभी गृह, प्रायुब जो बनाया गया था वो जल के अंदर घर बनाया गया था। और अछोड़नी सेना जब नष्ट हो गई थी तब दुर्योधन ने प्रायुब में जाकर के विश्राम किया था। यह बात जाकर के संजय ने, पता नहीं चला था कि युधिष्ठिर दुर्योधन कहाँ गए, तो संजय ने धृतराष्ट्र को जाकर के बताया था। यह महाभारत में उल्लेख मिलता है कि प्रायुब नाम का एक घर जल के अंदर, तो जल के अंदर क्या क्या बनाया जा सकता है, जल के अंदर की वास्तु कैसी होती है, यह जलाशय बनाते समय किन बात का ध्यान रखना चाहिए, तालाब बनाते समय क्या रखना चाहिए, जलाशय वास्तु में आप जानेंगे। विमान वास्तु, जो भी विमान बनाए जाते हैं इन विमान की भी अपने आप में वास्तु होती है। तो विमान वास्तु, यंत्र वास्तु, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को या अपने इसको ठीक नहीं कर सकता तो बहुत सारे यंत्र बनाए जाते हैं। उन यंत्रों को यदि आप भूमिगत गाड़ देते हैं या यथास्थान लगा देते हैं तो यंत्रों के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड की ये यंत्र पूरी एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और आपके घर में एनर्जी पूरी तरह फैला देते हैं। इस तरह से आपने ये वास्तु की सारी शाखाओं को जाना और इन शाखाओं को जान करके अब हम पुनः और आगे बढ़ते हैं। और यहां से मैं बात कर रहा था कि जियो वास्तु 5 स्टेप मेथड, जियो वास्तु भी जिस तरह से भूमि वास्तु की बात की गई, इस तरह से जियो वास्तु भी 5 स्टेप मेथड में बात करती है कि इस गृह वास्तु में भी 5 स्टेप है। 70% रोल है लैंड एनर्जी का। जियो वास्तु 5 स्टेप मेथड में जो है 70% रोल है लैंड एनर्जी का और इसमें इंक्लूड है कॉस्मिक एनर्जी भी। 10% रोल है इंट्रेंस का, 10% रोल है ओरिएंटेशन वास्तु का, 5% रोल है इंटीरियर वास्तु का और 5% रोल है वास्तु प्रोटेक्शन का। ये जियो वास्तु की 5 स्टेप मेथड हुई। अब जियो वास्तु की 5 स्टेप मेथड में आप इतना ही नहीं जानेंगे बल्कि इस वास्तु की क्लास में आपके लिए बहुत सारी चीजों को जानने को मिलेगा। यहां पर आकर के मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मुझे बताना होगा कि आप क्या क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे और सीखने के साथ साथ आपके लिए किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। मैं जिस विषय पर स्टडी कराऊंगा उसी विषय से संदर्भित ही आपके लिए आधा घंटे का या 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी शंका होगी आप टेक्स्ट मैसेज में लिख करके मुझे प्रेषित करेंगे, मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर सकूंगा। यदि जो क्वेश्चन आपके शेष रह जाएंगे उनके लिए आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया उसमें भेजेंगे और वह मैं आपके सारे प्रश्नों के हल आप तक भेज सकूंगा। लेकिन जियो वास्तु क्या कहती है, जियो वास्तु क्या है, यह तोड़ फोड़ की वास्तु नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि यह तोड़ फोड़ की वास्तु नहीं है, यह सिर्फ जोड़ की वास्तु है। जो जोड़ की वास्तु होती है जड़ की वास्तु है। यह जोड़ की वास्तु है जियो वास्तु, यह जड़ की वास्तु है जियो वास्तु। यह वास्तु वह वास्तु है जो सीधे प्रकृति की जड़ से जुड़ना सिखाती है, प्रकृति के साथ आपका कोऑर्डिनेशन करना सिखाती है। और यह वास्तु सिर्फ आगम सम्मत ग्रंथों के साथ आपको सब कुछ कराना सिखाएगी। इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। भूमि खरीदने के पहले हर व्यक्ति सोचता है, विचार करता है कि किस वस्तु को, किस भूमि को मैं खरीदूं, इसका क्या मिट्टी कैसी है, इसकी मिट्टी कैसी है, यह आप जानेंगे। आप लैंड एनर्जी वास्तु में यह सीखेंगे। लैंड एनर्जी में किसी भूमि के अंदर क्या गड़ा हुआ है, किसी भूमि के अंदर क्या गड़ा हुआ है, यह जानेंगे आप डाउजिंग टेक्निक से। डाउजिंग वास्तु में यह भूमि के अंदर क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसी है भूमि, यह आप जानेंगे डाउजिंग टेक्निक से। भूमि के अंदर यह भूमि आपके लिए निवास के लिए है कि नहीं है, इसके सारे प्रश्नों के जवाब कौन देगा,
यह जवाब आप जानेंगे डाउजिंग टेक्निक से। इस तरह से भूमि खरीदने के बाद यदि आपका प्लाट बहुत छोटा है, आपका फ्लैट बहुत छोटा है, आप घबरा जाएंगे, इस पे हम जोनिंग कैसे करेंगे, इस पर हम कैसे वास्तु का संयोजन करेंगे। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, इसको हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे आय वास्तु के साथ, मैथमेटिकल वास्तु। आपको शायद ये नहीं पता कि यदि बहुत छोटा सा भाग होता है, उसमें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखने की जरूरत नहीं होती यदि छोटा सा, यदि 1000 से छोटा प्लाट है। फिर उन्होंने कहा 500 से स्क्वायर फीट से भी कम का प्लाट है, तो उसमें कभी आप वास्तु के ज्यादा सिद्धांत मत लगाना, उसमें आय वास्तु लगा देना, तो आपके पांचों तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इनसे बन जाएंगे, इनकी संयोजना कर देना। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। एक कोई व्यक्ति लेकर के आ गया, दिल्ली की बात है कि उनका जो पूरा फ्लैट था, उन्होंने बहुत बड़े वास्तुविद से विजिट कराया था, बोले रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मात्र 450 स्क्वायर फीट का फ्लैट था और 450 स्क्वायर फीट में वो भी ईस्ट वेस्ट एक्सिस लांगर थी, तो बहुत छोटा सा था और उसमें जोनिंग की गई थी। मैंने कहा भैया, बोले रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैंने कहा कहां से मिलेंगे आपको रिजल्ट, इसमें ये वास्तु नहीं चलेगी, इसमें वास्तु चलेगी आय वास्तु। आप तो सिर्फ और सिर्फ केवल आय वास्तु। तो आप जानेंगे इन 15 दिवस में बड़े डिटेल में आय वास्तु को घर में बिना प्रवेश, यदि कोई आपको विजिट करने कहीं जाते हैं, कहीं पर भी आप यदि विजिट करने जा रहे हैं, कि कई बार मैंने सुना कि दक्षिण के जो वास्तुविद विजिट करने आते हैं, वो घर को बाहर से देख करके बता देते हैं कि इस घर में ये हो रहा होगा, इस घर में रहने वाले रोगी होंगे, इस घर में रहने वाले सुखी संपन्न होंगे, इस घर में कोई व्यक्ति ऐसा होगा, इस घर के लोग चिड़चिड़े होंगे, इस घर के लोग कैसे होंगे। यह जानने के लिए आप जानेंगे फोरकास्टिंग वास्तु, बाहर से दूर से ही देख करके उसकी भविष्यवाणी कर देना। फोरकास्टिंग वास्तु से आप जानेंगे घर में कौन सी सामग्री का प्रयोग घातक है, कौन से, जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज करने वाले पेंट्स, पिगमेंट्स, केमिकल एंड जो भी आप लगाते हैं वो घातक है या आपके लिए सहायक है, आपके लिए कौन कौन से रोग उत्पन्न कराएगी, यह जानेंगे आप मटेरियल वास्तु में। मटेरियल वास्तु पढ़ेंगे। अब इसके बाद घर में कौन से स्थान पर, जैसे कि घर में आप अपने पूरी तरह से जब नवीन घर बनाते हैं तो लाइट की पूरी लाइन डाल लेते हैं, कंप्लीट लाइन डाल लेते हैं, लेकिन लाइन डालने से क्या लाइट आ जाती है? नहीं आती। जब तक आप कनेक्शन बिजली का लेकर के और मीटर नहीं लगाते हो, मीटर में भी लगाने पे लाइट नहीं आती, जब मीटर से आपके पावर हाउस से आपको कनेक्शन आपके नहीं मिल जाता पोल से, जैसे ही। तो यह जानेंगे इस लाइट के लिए कौन सी है ऐसी लाइट जो आपको जगमग कराती है, वह जानेंगे आप 45 अल्केमी। इस बार आपको अल्केमी पढ़ने मिलेगी ऐसे कि आप कुछ भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं। इन अल्केमी को ऐसा पावर कैसे दें, बहुत, जिसमें रिजल्ट 24 आवर्स में मिलेंगे। यह अल्केमी वास्तु। किसी व्यक्ति के घर में कौन सा समय उसे, कौन सा सामान उसे सुबह, कौन सा अशुभ, किसके साथ किसको रखें, किस दिशा में, किस विदिशा में, किस पर कौन सी सीनरी लगाना चाहिए, कौन सी नहीं लगाना चाहिए, यह हम जानेंगे एस्ट्रो वास्तु में। क्या आपके लिए भूमिगत ऊर्जा, आपको क्या भूमि से निकलने वाली एनर्जी आपके लिए आपकी हेल्थ को बिगाड़ तो नहीं रही, आपके व्यापार को डैमेज तो नहीं कर रही, कहीं आपके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही, दिग्भ्रमित तो नहीं कर रही, ये जानेंगे आप जियोपैथिक स्ट्रेस वास्तु में। आपके लिए मेहनत तो आप अधिक करते हैं, व्यापार में मेहनत तो आप अधिक करते हैं, लेकिन हमारा प्लांट हमारा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाता। प्रोडक्शन निकाल भी देता तो सेल अच्छी नहीं कर देता, सेल अच्छी कर देता है तो रिकवरी अच्छी, मार्केट से पैसा पूरे नहीं ला पाते, मार्केट से पैसा पूरा आ भी जाता है तो हमें पैसे की बरकत नहीं हो पाती है। बरकत यदि अच्छी हो भी जाती है तब भी हम धन को सही जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह हम जानेंगे व्यापार वास्तु में। व्यापार वास्तु, घर में कौन सा वृक्ष
ब्रह्मांडी ऊर्जा से संपर्क स्थापित करके आपको सकारात्मक एनर्जी से ओत-पोत कर रहा है। कौन सा वृक्ष आपके घर में ब्रह्मांडी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपको निगेटिव कर रहा है? कौन सा वृक्ष आपकी ब्रह्मांडी ऊर्जा को ग्रहण करके आपके व्यापार को नष्ट करा रहा है? कौन सा एनर्जी वृक्ष ऐसे है जो विद्या प्रदाता है? कौन से वृक्ष ऐसे हैं जो आपके घर में एनर्जी का भंडार लगा दे रहे हैं? यह जानेंगे हम वृक्ष वास्तु में। अब घर में घर की रंगत को बदल देने वाला कलर वास्तु में जानेंगे। बिना तोड़ फोड़ कैसे जोड़े वास्तु, बिना तोड़े जोड़े वास्तु, यह जानेंगे हम जो वास्तु स्पेशल टिप्स में। और कोई वास्तु भूमि के अंदर बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी चीज को बदले सिर्फ 3 दिवस में आप रिजल्ट कैसे चमत्कारिक रिजल्ट दें, यह जानेंगे। जो वास्तु मिरेकल टिप्स, आपको ऐसे मिरेकल टिप्स दिए जाएंगे। मैं तो 3 दिवस की बात यहां कह रहा हूं, मैं 3 घंटे में भी रिजल्ट देने की ताकत रखता हूं। 3 घंटे में मैं नहीं, मैं यहाँ पुनः प्रणाम करूंगा अपने उन आचार्यों को, उन महर्षियों को जिनने इतनी साधना तपस्या करके हमें ये महानतम ग्रंथ दिए, जिनको मैं पढ़ के और जिनको हम उपयोग करके हमने आप तक अनुभव आपसे करवाए हैं। और जब रिजल्ट मिले तब मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। इन सारी बातों में जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मैंने कहा उसमें मेरा कुछ भी नहीं। सब कुछ यदि है तो वह है हमारे आचार्यों का। यह ज्ञान मेरा नहीं है। जो अभी श्रेया जी बहुत सारी बातें कर रही थी, ये सब गलत है। ये ज्ञान वाकई में मेरा कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ केवल, यह ज्ञान सिर्फ और सिर्फ केवल है हमारे ऋषि मुनियों का, जिनने इतनी साधना तपस्या करके और यह ज्ञान दिया और इसको हमें लाभ पहुंचाया। अब इस वास्तु से आपको लाभ क्या क्या प्राप्त होते हैं, क्या लाभ मिलते हैं इस वास्तु से, किस तरह से इस टूल का उपयोग करते हैं हम सब। टूल मैंने बता दिए, इसमें खेल है फोर्सों का, एनर्जी का, वो एनर्जी मैंने अभी बताई। अब रहेगा 5 तत्वों का खेल। ये 5 तत्व और पंच महाभूत तत्व और ये सभी प्रकार के फोर्स मिलकर के जब किसी जगह पर लगते हैं तब वहां की गति कुछ और हो जाती है। सक्सेस इन लाइफ, बेनिफिट ऑफ वास्तु, मैं यहां पर आपको इंगित कर रहा हूं, बड़े सावधान हो जाइए। सक्सेस इन लाइफ, मैंने इस बात में एक बड़े दावे के साथ कहता हूं कि मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे इस देश में उदाहरण, जिनका जीवन ऐसा हो गया था, अधिक मेहनत करने के बाद, अधिक परिश्रम के बाद वह अपने जीवन की यह लीला को समाप्त करना चाह रहे थे, अपने अपने सुसाइड करना चाह रहे थे। ऐसे अनेक केसों को मैंने बचाया है। जब मैंने उनको वास्तु का महत्व समझाया, उन्हें समझ में नहीं आई, तो मुझे वहां पर जो वास्तु के मिरेकल टिप्स पर को प्रयोग करना पड़े और उनको जैसे ही उन्हें रिजल्ट मिले वैसे ही उन्हें अपनी फैक्ट्री में, एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं, सक्सेस इन लाइफ, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल फेल हो चुका था, उसका व्यापार ठप हो चुका था, सब कुछ नीलाम हो चुका था, घर में बस रहते रहते उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। जब मैं एक दिवस मिला उस व्यक्ति का, चाहेंगे तो मैं नाम और मोबाइल नंबर सब आपको प्रेषित कर दूंगा, उसने कहा मैं अब अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता हूं। बस रोने लग गया। उसको जब मैंने देखा, थोड़े से परिवर्तन तत्काल, पीली सरसों को लेकर के, इस बार आपकी क्लास में पीली सरसों के महाजादू पूरे बताए जाएंगे। तुरंत रिजल्ट देने के लिए पीली सरसों तत्काल काम करती है। उसे वास्तु में विश्वास क्यों नहीं था, सुनिए ये कहानी। वास्तु में उसे विश्वास, उसे क्या, मुझे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके घर में, उसकी फैक्ट्री में इतने वास्तुविद आ चुके थे कि वास्तु का शब्द सुन के उसे ऐसी चीख उसके मुंह से निकलती थी। लेकिन मुझे, मेरा संपर्क वास्तु के माध्यम से नहीं, बल्कि एक धर्म गुरु जो है, धर्म भाई, गुरु भाई होने के नाते मेरा संपर्क हुआ। मैं उनके यहाँ गया,
मैंने सीधे सबसे पहले पीली सरसों डलवाई, तो उन्हें कुछ अच्छी नेक्स्ट डे फीलिंग हुई। तब मैंने उन्हें अपने ऑफिस में बुला करके उनका मैप को लेकर के उनकी एनर्जी को जब मैंने चेक किया, तो एनर्जी बहुत बीकर जोन में थी। उनके यहाँ पर जो दरवाजे खिड़कियां जो सब गलत थे, सब कुछ मैंने तुरंत उनके लिए एक सुझाव दिया कि आप 1 माह का किराया मैं दूंगा, 1 माह का मैं किराया दूंगा, बस 1 माह की तो बात है, आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाइए। मैंने उस पूरी तरह से उसका परीक्षण किया और व्यवस्थित तरीके से एनर्जी को चेक किया। ग्रेविटेशनल फोर्स का ध्यान रखते रखते मैंने मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखा। उस व्यक्ति का अट्रैक्शन खत्म हो चुका था। इस दुनिया को समाप्त करने के लिए एक बात मैं खास बात बता देता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, जितने भी सुसाइड केस देखे गए हैं, जिनके घरों में मैग्नेटिक फील्ड 0 था, उन वही सुसाइड करते हैं। उनका ही अट्रैक्शन इस जीवन से समाप्त हो जाता है। वह कुछ भी नहीं सोचते, बस सब कुछ समाप्त करने का सोचने लगते हैं। ऐसे में इतने वास्तुविद जाकर के अपने उपचार करते रहे। मैं आज वास्तुविदों को आगाज करता हूं, मैं बड़ी दर्द की पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि वास्तुविदों, सिर्फ आप अपने सिर्फ इन जोनों के चक्करों में मत रहो, अपने भूमि की एनर्जी और भूमि में छिपे हुए उन रहस्यों को भी जानो और देखो और समझो, तब कहीं रिकमेंड करो। उसके यहाँ पर शून्य था, इसलिए वो शून्य होता चला जा रहा था। मेरी बात को जब मैंने कहा, मैं उसके पास किराए के लिए 1 माह के पैसे नहीं थे, उस व्यक्ति को जब मैंने वहां पर उस किराए के मकान में पहुंचा, और पहुंचते ही 7वें दिन क्या होता है कहानी सुनिएगा। एक कोई व्यक्ति जब कभी उसके साथ पार्टनरशिप में था, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि भाई तू बहुत परेशान है, मेरे पास काम बहुत बढ़ गया है, क्यों ना तू, मेरी एक छोटी यूनिट है कौन बनाने की। मैं ये घटना की बात कर रहा हूं नागपुर की। नागपुर के बहुत सारे लोग इसमें हैं, एक बहन भी जुड़ी हुई है नागपुर की। मेरी कौन फैक्ट्री को तुम देखने लगो, कागज की कौन बनती थी मेरे पास, उसका मात्र 7 दिवस के उपरांत ही उसका काम चालू। धीरे धीरे वो यहां तक पहुंचा कि वर्ष के अंदर ही उसकी एक छोटी सी यूनिट कॉर्न की पुनः स्टार्ट हो गई। इस तरह से सक्सेस इन लाइफ, वास्तव में जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन प्रदत्त सूर्य की किरणों के साथ, प्रकृति के साथ यदि हम चलते हैं, कार्य करते हैं, दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, तो हमारी लाइफ सक्सेस हो जाती है। तो इस तरह से हम सक्सेस कर सकते हैं अपनी लाइफ को वास्तु के साथ। सक्सेस इन वर्क। अब मैं यहां भी एक एग्जाम्पल, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक बार मैं आप सभी को चेहरों को देख सकता हूं क्या? हाँ जी, सौरभ जी, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? सभी के कई लोगों ने शायद 10 मार्च से लिखे हुए हैं कि मैं, सभी लोग वास्तुविदी हैं, मैं सबके अंदर वास्तु की आत्मा को प्रणाम करता हूं। मांगीलाल जी, अलकेश जी, आकेश जी, विजय जी, पंड्या जी, विजय लक्ष्मी जी, सौरभ जी, राजीव मलिक जी और ऋषभ जी, विजय कुमार जी, विनय कुमार जी, सचिन जी, विश्वास जी, जोशी जी, नील जी और अजय जी, शशिकांत धोवले जी, श्वेता जी और सरिता जी, संदीप जी, दीपक जी, दिनेश जी, अंकित जी, सभी को मैं, रजत जी। अब मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं वास्तु के। वह ये आज मैं उन सब रहस्यों को आप तक, समर्थ जी, संकेत जी, हाँ जी, अब मैं सक्सेस इन वर्क, अभी आपने लाइफ को सक्सेस किया, मैं यहां पर एक टिप्स देना चाहता हूं। जब किसी के जीवन को आप देखो कि यदि उसका जीवन सफल नहीं हो पा रहा हो, तो आप ऊपर की वास्तु मत देखना, आपके मैं बहुत नीचे की वास्तु बताऊंगा। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका सन पाथ डायग्राम, जो आपको आगामी समय में मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूं, जिससे कि यदि आप कि सूर्य जो दे सकता है, सूर्य जो दे सकता है, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। वह एनर्जी, वह एनर्जी
जो आपको सोना आपको लगता है कि इतना महंगा हो गया, लेकिन गोल्ड सूर भी देता है, मरकरी सूर भी देता है। तो उनको अपने दरवाजे खोल लेना, वहां की दीवारें मोटी मत करना, वहां पर खिड़की दे देना। इस आज की क्लास में, इस बार की क्लास में आपको विंडो की लोकेशन दी जाएगी, सभी लोकेशन, सारी चीजें बहुत सारी नई होगी। सक्सेस इन वर्क, यदि किसी को कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें भी क्या फैक्टर काम करेगा वह मैं देखता हूं। वास्तु कार्यों की गति के लिए कैसे वर्क करती है। यदि किसी के स्थान पर स्लोप गड़बड़ होता है, स्लोप गड़बड़ होने से क्या गड़बड़ हो जाता है, स्लोप यदि गड़बड़ होता है तो वहां पर तीन चीजें गड़बड़ होती हैं। स्लोप गड़बड़ होने से तीन चीजें गड़बड़ होती हैं। यदि ऊंचा नीची बिल्डिंग, ऊंची नीची जमीन होगी, तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कमजोर हो जाएगा, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टेड हो जाएगा। यदि स्लोप अगेंस्ट होगा, तो वहां जो मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी 22.5 डिग्री से नॉर्थ ईस्ट पे टिल्टेड है। टिल्टेड होने से क्या होता है, ये सारी की सारी संपदा जो सुबह ढोलती है, सूर्य हमारा ढोलता है, सूर्य उदय होने से पहले जो रात भर संचित करता है, वो नॉर्थ ईस्ट में उड़ेल देता है, वह नॉर्थ ईस्ट में डिपॉजिट नहीं हो पाती हैं। और नॉर्थ ईस्ट में डिपॉजिट करने के लिए आपको खुला स्थान छोड़ना पड़ेगा, वहां की जगह को निचली रखना पड़ेगी, निचली रख के अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना होगा, जिससे कि वह आपकी वाटर बॉडी में पूरी एनर्जी मिक्स होकर के आपकी सक्सेस कार्यों में सफलता दिलाएगी। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं सक्सेस इन वर्क का। एक व्यक्ति की फैक्ट्री में, वो व्यक्ति इतना मेहनती था, कर्तव्यनिष्ठ था, और गवर्नमेंट से उसका इतना बढ़िया सेटिंग थी कि उसने एक जो ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री डाली। ये बात कहीं और की नहीं है, ये इंदौर की ही। ये ट्रांसफार्मर बनाने की उसने फैक्ट्री डाली, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री डालने के बाद उसे, उसके पास ऑर्डर तो बहुत मिलते थे और वह बनाता था, लेकिन बनाने में उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के कारण सारे के सारे पहले बार ट्रायल करने पर वह वहीं पर ही उसे कई बार उनको रिपेयर करना पड़ता था, उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते थे। फाइनल टेस्टिंग के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते थे, पांच पांच बार तो उसका समय कंज्यूम होता था। जैसे तैसे उसके टेंडर मिलकर के वो सप्लाई होते थे, तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी और उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जब मैंने जाकर के उस ट्रांसफार्मर फैक्ट्री को विजिट किया, सबसे पहले जब कभी भी आप कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जाएं, तो तीन बातों का ध्यान रखना, तीन बातों का ध्यान रखना कि आप सबसे पहले उसका स्लोप देख लेना। तो स्लोप देखेंगे तो सब चीजें पता चल जाएंगी। फिर करंट देख लेना, यानी एनर्जी देख लेना, और फिर उसके बाद एक ही चीज देखना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को देख लेना। मैं शार्ट में यूं कहूं, ये तीनों चीजें जीरो थी, और जैसे ही मैंने सबसे पहले एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग करवाया, जो नया ब्रह्मास्त्र में आपको वर्क, जब आपको बिजनेस वास्तु सिखाऊंगा तब बताऊंगा, और उसको आप विश्वास ही नहीं करोगे, जिस दिन उस व्यक्ति ने यह काम इंप्लीमेंट किया, 24 आवर्स में उसके लिए उसके कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो गई। तो सक्सेस इन वर्क के लिए वास्तु और कुछ भी नहीं है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति की एक ऐसी संपदा का नाम वास्तु है, जो आपके लिए सूर्य की सन की रेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। प्रमोशन, जब कभी आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, प्रमोशन से अभिप्राय बहुत सारी चीजों से है। बच्चा प्रमोट नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वाइफ हाउस वाइफ बन के मिल गई, रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई, आप नौकरी कर रहे थे तो आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, आपका व्यापार में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तो प्रमोशन अटक कहाँ रहा, लटक कहाँ रहा। एक मैं एग्जाम्पल ऐसा ही हुआ, एक रेडीमेड गारमेंट्स का है। उस व्यक्ति ने मिनी किड्स, बहुत छोटे बच्चों के कपड़े बनाने का व्यापार डाला,
और उससे प्रमोशन नहीं मिल पाया। उनके जो एक रिश्तेदार हैं, परिचित भाई है, इंजीनियर अंकुश जी, जो बहुत अच्छे इंटीरियर हैं, वो क्लास को अटेंड कर रहे हैं। अभी कुछ दिवस पूर्व मैं विजिट करने गया था। अंकुश जी, आप एक बार सामने आ जाएं, आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप भी अपनी ये कहानी सुनाएंगे, क्योंकि 15 दिवस या 20 दिन हुए जब मैंने आपके साथ विजिट किया है। 15-20 दिन पूर्व मैंने अंकुश जी के ब्रदर हैं, चाचा जी के लड़के, उनके फादर आज समय ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उस बच्चे ने बच्चों के बनाने के कपड़े की बहुत अच्छी फैक्ट्री डाली। जब तक वह किराए के मकान में था, ठीक काम कर रहा था, उसने किराए का मकान छोड़ करके जब अपना घर का खरीदा और घर की दुकान ली, तो दोनों में इतने तगड़े दोष थे कि उसके कारण वो दोनों को बेचने की कगार पे आ गया। प्रमोशन क्यों नहीं मिल पा रहा? प्रमोशन वहां नहीं मिल पाएगा जहां पर आग गलत जगह जल रही होगी। प्रमोशन वहां नहीं मिल पा रहा होगा जहां पर साउथ डिस्टर्ब होगा। प्रमोशन वहां नहीं मिल पा रहा होगा जहां पर आपका वेस्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ऐसी सारी चीजें, चूंकि यहां पर मैं पूरी बात को बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा कि उसमें क्या क्या किस्से थे, लेकिन मैंने उनको सीधा सीधा, अंकुश जी अभी कुछ नहीं किया, सीधा मैंने अभी 8 दिन पूर्व ही अंकुश भाई से कहा कि इनको बोलो कि जहां पर आपकी फैक्ट्री है वो भी बेच दे। उसमें क्या दोष था? उसमें वो शेमुखी तो थी, लेकिन उसका ईशान कटा हुआ था। ईशान कटा होगा तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रमोशन के लिए जो फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है, उनको आपको देखना, उनकी स्टडी करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। हेल्प इन बूस्टिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिन घरों में कॉन्फिडेंस कुछ घरों में बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, आत्मबल, आत्मविश्वास, यदि जिनका आत्मबल गिर गया, उससे बड़ा कोई फोर्स नहीं। ये सारे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सब फोर्स खत्म हो जाते हैं जब आपका आत्मबल, सोल फोर्स जो है कमजोर हो जाता है। इसको बनाए रखने के लिए इनको कौन, मैंने कई जगह, जी सर बिल्कुल, अंकुश जी लिख रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, ऐसी ही कहानी थी। मतलब क्षमा चाहूंगा अंकुश जी कि आपके ब्रदर का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ज्वलंत उदाहरण ही आपके सामने रखूं। शायद मैंने ऐसा ही कहा था कि वह घर आप भेज दें, इसके बाद आप 1 मिनट के लिए अनम्यूट आपके लिए कर दिया है अंकुश जी। तब तक मेरे वोकल कार्ड को रेस्ट होगा, तब तक आप आधा मिनट में अपनी कहानी बताएं कि वास्तव में आपके भाई जो हैं उनके साथ ऐसी ही थी घटना या कैसी थी, बताइए। जय जिनेन्द्र सर, जैसा कि आपने अभी अंकुश जी, बताया। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अंकुश जी, सुन पा रहा हूं मैं। जी सर। सर अभी जैसे अपन ने देखा था, घर पे भी समस्या थी और दुकान पर भी समस्या थी। और दुकान जस्ट आपके अपने विजिट होने के बाद दुकान का ऑलमोस्ट सर बात चल रही है कि शायद अपन निकालने का ऑलमोस्ट हो गया है तय। बस इस हफ्ते में सर रिजल्ट भी सामने शायद आ जाएगा। और पहले से जो अपन ने उपाय बताया सर, वो काफी सेटिस्फाइड है। मैं परसों मिला था उनसे, तो पहले से थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं सर वो। हेलो हेलो। इनके लिए सिर्फ कम से कम उस बच्चे का आत्मबल कमजोर ना हो, आत्मबल बड़ा रहे। मैंने दोनों स्थान को परिवर्तन कहा, क्योंकि उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। वो एक फ्लैट था, दूसरा जहां पर आपका कारखाना था वह भी एक किसी बिल्डिंग में था, और उसे ठीक कर पाना संभव नहीं था। मैंने स्थान परिवर्तन, और मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जिस स्थान पर इनके लिए फैक्ट्री या स्थान दिलवाऊंगा या निवास करवाऊंगा, वो ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि सारी की सारी चीजें उनकी कुंडली को देख करके लगा कहीं कोई दिक्कत इतनी ऐसी कुछ नहीं है जितना कुछ इनकी वास्तु का परिवर्तन होने के बाद। और ठीक इनने यही कहा था, अंकुश जी आप
कि जब से मैं इस घर में आया हूं तब से तकलीफें बढ़ी हैं। अंकुश जी, ऐसे ही था? तो निश्चित रूप से जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है उस समय यही करना चाहिए कि हमें स्थान को छोड़ देना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं डालना चाहिए। जी सर, ओके। इस थर्ड नंबर का आपका है प्रमोशन। अब इसके बाद हेल्प इन बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, बहुत नीचे पहुंच जाता है। रिलीफ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आपके घर की निगेटिविटी पलायन हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको तत्काल रिलीफ मिल जाता है। तो आपकी इस क्लास में जियो वास्तु में सबसे ज्यादा टिप्स दिए जाएंगे नेगेटिव एनर्जी को पलायन करने के, बिना तोड़फोड़ के। जियो वास्तु जोड़ की वास्तु है, जियो वास्तु जोड़ की वास्तु है। हैप्पी मैरिड लाइफ, वास्तव में मैंने ऐसे अनेक किस्से देखे जिनका तलाक हुआ, उसका कारण कुछ और था। लोग उनको कुंडली पे जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने वैवाहिक जीवन को एक नारकी जीवन बना लेते हैं। और मैंने देखा पाया उनके थोड़े से परिवर्तन के बाद ऐसा लगा कि उनकी पुनः शादी, मैंने तो कई लोगों की पुनः शादी भी करवाई है। और अब ब्रॉड माइंड अप्रोच, कभी कभी घर में कुछ ऐसी विसंगति होती हैं कि जिनके घर वास्तु दोषों से संलग्न होते हैं, उनकी सोच भी बहुत छोटी हो जाती है। छोटी सोच होने के कारण उनके घर में क्लेश भी बढ़ जाते हैं। तो जब मैंने इनके घर में परिवर्तन कराने के बाद किया तो यह सोच भी बहुत बड़ी होगी। तो सोच को बड़ी बनाने के लिए वास्तु बहुत बड़ी अहम भूमिका निर्वाह करता है। तो आप अपनी सोच बड़ी बनाने के लिए कौन सा टूल काम करेगा, यह आपको सिखाया जाएगा। रिस्टार्ट शट डाउन वर्क। यदि आपका आपका जीवन शट डाउन हो गया हो, आपका व्यापार शट डाउन हो गया हो और आपका सब कुछ शट डाउन हो गया हो, तो एक बार याद रखना कि जो वास्तु सिर्फ शट डाउन को अप डाउन करा देती है, अप बर्ड्स करा देती है, ऊंचे उठा देती है। तो यह क्या किया जाता है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं उस व्यक्ति की, उसकी भूमि की एनर्जी को टेस्ट करने के लिए आपको उन बिल्डिंगों के, जिन बिल्डिंगों, कई लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ लैंड नहीं है, वो एनर्जी को टेस्ट कैसे करें। कल आपको अनेक फार्मूले बताए जाएंगे कि आप किसी भी फ्लैट या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की एनर्जी को कैसे अनेक टेक्निक से चेक कर सकते हो। वो सारी टेक्निक आपको बताई जाएगी। ये निश्चित रूप से रिस्टार्ट करा देता है सारा का सारा आपका व्यापार, आपके जीवन को, आपके सब कुछ को, यदि आप वास्तु के अनुसार अपना सारा परिवर्तन कर लेते हैं। क्योंकि ये इंसान जो है और यह भूमि जो है, दोनों की बहुत सिमिलरिटी है, दोनों लगभग सिमिलर हैं। जितना पानी की मात्रा आपके शरीर में, खून और पानी की मात्रा 70%, जमीन में भी जल 70%, सोडियम, दोनों में परसेंटेज सिमिलर, कैल्शियम की दोनों में। जमीन में जितना कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम होना चाहिए उतना ही। देखिए आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जब सारे समुद्रों में ज्वार और भाटे कब आते हैं, अमावस्या पूर्णमासी को। जिनका नीच का चंद्रमा होता है, या जितने भी इस भारत में जितने भी मौतें, जितने भी एक्सीडेंट, जितने भी उथल पुथल, जितनी सिर्फ अमावस्या को होती उतनी और कहीं नहीं। इन गिरोहों का प्रभाव हर मानव, हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे पड़ता है। इसलिए दोनों में एक समानता है, इसलिए दोनों में को हम सिंक्रोनाइज करेंगे। और इस सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें इस सृष्टि के कॉम्पोजिशन पर जाना पड़ेगा। ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है और इन 5 तत्वों की स्टडी हम कल करेंगे। और अभी हम आपसे सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ आपके प्रश्नों को लेते हैं कि आज जो स्टडी किया हमने
उन सभी प्रश्नों के जवाब, क्योंकि आज मैंने आपके 15-20 मिनट संचालन में चले गए थे, इसलिए 15-20 मिनट में आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। मैसेज में आप सभी टाइप करके अपनी समस्या को भेज सकते हैं और मैं तत्काल आपको जवाब देते जाऊंगा। तब तक मैं आपके लिए कल के सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। अतिशय किट के बारे में, अतिशय जी किट में जो भी सामान है वह मैं आपको एक एक सामान कल आपको बताऊंगा, चूंकि उसमें काफी टाइम मिल लगेगा बताने के लिए, क्योंकि उस टूल के एक एक हमें एप्लीकेशन भी बताना पड़ेंगे। हाँ जी, कल आपके लिए जो स्टडी कराई जाएगी उसके बारे में कल सुबह की क्लास 6:30 सुबह मॉर्निंग में होगी। कल से हमारी वास्तु की परिभाषा शुरू होगी, चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये चुंबकीय बल बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया सचिन भाई तरीका है कि हम चुंबकीय बल बढ़ाने के लिए, यदि आपका चुंबकीय बल कमजोर है तो उसको बढ़ाने के लिए हम एक्सिस लांगर कर दें, एक्सिस को लांगर करें। यदि एक्सिस लांगर नहीं हो सकती है तब हम उस अरेंजमेंट को जो भी उस कक्ष में है उसको हम नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलोंग में अरेंज करें। उस एक्सिस में जैसे कि आपका फर्नीचर है तो वो नॉर्थ साउथ एक्सिस को लांगर करके फर्नीचर को अरेंज करें। यदि ये भी संभव नहीं है तो हम उस भूमि पे, उस स्थान पर 2 पोल क्रिएट करें नॉर्थ साउथ और उसको लगा दे, तो उससे भी हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। जियोपैथिक एनर्जी इन केस ऑफ मल्टी स्टोरी, जियोपैथिक एनर्जी, जियोपैथिक एनर्जी मल्टी स्टोरी में हो सकती है। जियोपैथिक एनर्जी, क्योंकि जियोपैथिक एनर्जी भूगर्भीय ऊर्जाएं हैं। भूगर्भीय ऊर्जाएं जो जमीन के अंदर से ऊर्जाएं ऊपर तक 50वें फ्लोर तक पहुंच सकती है। जिस तरह से वृक्ष की जड़ों में हम पानी देते हैं लेकिन फल मुझे 70 फीट 60 फीट 40 फीट ऊपर मिलता है, तो इसी तरह से इसका सिद्धांत काम करता है। जियोपैथिक एनर्जी यदि नीचे की गड़बड़ होती है तो ऊपर के फ्लोर तक भी आपके लिए परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। भूमि का स्लोप जानने के लिए आप पानी को बहा दीजिए, आपको स्लोप पता चल जाएगा। जिस तरफ पानी जा रहा होगा वो वहां का स्लोप है। नेक्स्ट प्रश्न। फटाफट टेक्स्ट मैसेज में आपके लिए 5 मिनट और शेष हैं। रामबाण इलाज निगेटिविटी का, अनुपमा जी, रामबाण इलाज निश्चित रूप से बहुत सारे इलाज आपको दिए जाएंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास, अभी मैंने कोई भी विषय पढ़ाया नहीं है, ये सिर्फ बताया कि ये आपको पढ़ाया जाएगा। निगेटिव एनर्जी को पलायन करने के लिए रामबाण इलाज ही आपको प्रेषित किए जाएंगे, बहुत सारे। अभी तो सिर्फ इतना करिएगा, आपके अंदर निगेटिविटी है तो आप प्रतिदिन जब अपनी क्लास में बैठे तो उस क्लास में अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने पास थोड़ी सी पीली सरसों को मंत्रित करके पहले उसको निगेटिव एनर्जी से रिमूव कर दीजिए, यानी कि उसको धो लीजिए पानी से। और मैं जो कल एक मंत्र दूंगा उससे मंत्रित कीजिएगा और उसको चारों तरफ फेंक दीजिएगा। स्लोप ऑलवेज, मैंने ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा नहीं, मतलब क्लास को अटेंड किया नहीं। इस सृष्टि जो है, पृथ्वी जो है 22.5 डिग्री से नॉर्थ ईस्ट में झुकी हुई है। जब यह मूव होती है, जब यह यहाँ से मूव होती है तो उसके चारों तरफ एक प्रकार का एक फोर्स क्रिएट होता है और उसके कारण वह नॉर्थ साउथ पोल भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको जो नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका स्लोप होना चाहिए। प्लॉट में लेवल डिफरेंस होना चाहिए या नहीं। जो भी प्लॉट पे, स्नेहा जी, फ्लैट में जो जमीन पर अंडुलेटेड लैंड होती है, ऊंची और नीची, तो वो कहाँ होना चाहिए? स्वयं आप वो ऊंची नीची जमीन हमेशा साउथ वेस्ट में यदि ऊंची हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं कह रही है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में डाउनवर्ड्स हूं, तो अपने आप ही साउथ वेस्ट अपवर्ड्स हो जाएगा। स्लोप गलत हो पर क्या उपाय करें? यदि स्लोप गलत है तो इसके उपाय मैं आपके लिए
आगे की क्लास में प्रेषित करूंगा कि उस स्लोप को यदि आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके तीनों फोर्स को, क्योंकि स्लोप गड़बड़ होने से आज शायद पहली बार आपको समझ में आया होगा कि स्लोप गड़बड़ होने से व्यापार बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि तीनों फोर्स गड़बड़ हो जाते हैं, तीनों फोर्स बिगड़ जाती है। जब तीनों ही चार, जिसे कहते हैं ना, चारों खाने चित्त हो जाते हैं, तो चारों खाने चित्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तीनों फोर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंट्रेंस यदि आपका नॉर्थ ईस्ट, अभी स्लोप से अभिप्राय अभी आप आगे की क्लासों में समझेंगे कि हमारी भूमियां कितने प्रकार की होती हैं और उन्हें से कैसे हम बच सकते हैं, उन पे नहीं बना। आपकी बुक से स्टडी कैसे करें क्लास के पहले। विपुल जी, मेरी क्लास के पहले आप कुछ भी स्टडी ना करें, सिर्फ मस्तिष्क को खुला रखें, मन को एकाग्र और स्थिर करके रखें, जितना अंदर भरा हुआ उसे निकाल के अलग कर दें। मैं ऐसा कुछ कठिन कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा कुछ कठिन नहीं पढ़ा रहा हूं। यही तो आप नेट पे देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट 22.5 डिग्री से झुकी हुई है पृथ्वी, और जब वो झुकी है तो आपको अपनी भूमि को, भवन को, जमीन को झुकाना है, और नहीं झुका पा रहे तो लेवल रखना है। ऐसा मत करो कि प्रकृति के विपरीत चले जाओगे। जब प्रकृति के विपरीत चले जाओगे, जब प्रकृति अपने से विपरीत चली जाती है, तब वह अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी हो जाती है, और यही अर्थक्वेक्स आपके घर में बरोबर आते रहते हैं। 40/100 का प्लॉट है, लेकिन 40/40 में कंस्ट्रक्शन है, उसमें कैसे देगा? देखिए, यदि 40/100 का प्लॉट है लेकिन आपका निर्माण 40/40 में है, तो 40 जहां से बुनियाद डलती है वहां से आपका मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग होता है। पीली सरसों के लिए मंत्र कौन सा है? पीली सरसों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है वो रक्षा मंत्र है, और रक्षा मंत्र में आपको एक बार बोल के बता रहा हूं, कल आपके लिए इस पे आज ही डाल दूंगा मैं आपके साथ ग्रुप में। वो मंत्र से ये आपने आप रक्षा मंत्र से मंत्रित करें, अथवा अपने इष्ट को स्मरण करके, अपने इष्ट का स्मरण करके, स्तुति करके भी उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, अथवा आप अपने विचित्र वीर हनुमान स्तोत्र से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। विचित्र वीर हनुमान स्तोत्र से करें, नवकार से अभिमंत्रित करें, या रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करें। रक्षा मंत्र है जिससे कि सर्व पावरफुल होता है। ओम हुम छूम फट कैसे करेंगे? शूर स्वर में अभिमंत्रित करेंगे, शूर स्वर में। ये भी आपको जानना जरूरी होगा। राइट हैंड में मुट्ठी को बंद रखेंगे, अंगूठे को ऊपर करेंगे, क्योंकि ये अग्नि तत्व की है, अग्नि उसमें पावर जाएगा। देखिए, ये भी यंत्र वास्तु भी आप पढ़ेंगे, यह भी अपने आप में एक यंत्र है। इस तरह से मुट्ठी में होगी सरसों। ओम हुम छूम फट कीटम कीटम गाते गाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छाम छाह वाह वाह ह्रूम फट स्वाहा। एक बार फूंक मार देंगे और अपने चारों तरफ फेंक लेंगे या अपने पॉकेट में रख लेंगे। कभी भी जो भी आपके लिए वो होती है, सरसों होती है, जब तक उसे मंत्रित नहीं किया जाता तब तक वह आपके कोई भी काम की नहीं होती है। किसी भी एलिमेंट को एक्टिवेट किया जाता तब वह रन करती है, वरना जिनके घरों में 100 टन रखी रहती है उनके यहाँ कोई नेगेटिविटी ही ना आए, तो आपके लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा। फ्लैट में अर्थ एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल, फ्लैट में क्या अर्थ एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं? जी हाँ, फ्लैट में अर्थ एलिमेंट बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कर सकते हैं। उसकी टेक्निक भी आपको आगे बताई जाएगी। अगर कोई इंसान के पास बहुत सारे प्लॉट है तो सारे प्लॉट के वास्तु का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, या फिर जहाँ वो रहता है? आप बहुत तेज बोले, स्लो ना बोले क्वेश्चन, जिससे सुन सकें। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारे फ्लैट प्लॉट हैं तो सभी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, या फिर जिस पर वो केवल रह रहा है उसका? देखिए, ये बहुत बड़ी गुत्थी है, हर बार आती है, लेकिन लोगों को समझ में अभी भी नहीं आ रही है। क्या एक व्यक्ति के पास 10 या 100 प्लाट है, एक प्लाट में ही वो निवास करेगा, तो क्या 100 प्लाट की में से 99 प्लाट की वास्तु खराब है तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? ये हमने वास्तु की परिभाषा इस बार सोचा कि वो सब ना पढ़ाऊं जो आपको पढ़ा चुका हूं, तो वही बात आ गई। वास्तु
शब्द संस्कृत के वत् शब्द से उत्पन्न होकर के, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि वसति और निवास की भूमि, जहां व्यक्ति रुकता है, जहां निवास करता है, वहां पर ही उसका प्रभाव होता है। क्या ये बताइए कि आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो जब जहां पर आप पिन रहता है उसको पिन में लगाते हो, वहीं जब लगने के उन पिन में लगाने के बाद ही वो जो होता है सर्किट में लगाने के बाद ही तभी मोबाइल चार्ज होता है? क्या आप ऐसे ही छोड़ देते तो आपका चार्ज हो जाता है? तो यह आपका सर्किट है, जहां पर आप अपने आप को चार्ज करने लगाते हो वहीं से चार्ज होते हो और कहीं से नहीं। आपको जहां पर निवास करते हो वहां का ही प्रभाव होता है। इसलिए एक व्यक्ति की यदि 100 फैक्ट्री है लेकिन जहां निवास करता है तो उसके निवास की वास्तु का प्रभाव 100 फैक्ट्री पे पड़ेगा, लेकिन 100 प्लाटों पर जहां पर वहां पर रहता नहीं है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। बशर्ते यदि किसी प्लाट में निगेटिव एनर्जी यानी कि बाहरी हवा का चक्कर है, तब उस कंडीशन में भी जरूरी नहीं है, उस कंडीशन में मे भी उसका इफेक्ट जरूर उस व्यक्ति पे पड़ सकता है। ऐसे मेरे एक किस्सा इंदौर का था। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी संपदा थी, एक जमीन ऐसी थी, वह कोई और कहीं का नहीं, मैं उदाहरण इंदौर के एक ऐसी जगह का एग्जाम्पल प्रेषित कर रहा हूं जहां पर बहुत महंगी जमीन बिकती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने जब जब भी उसमें प्रयास किया, मुसीबत आई। एक बार मैंने कहा कि किसी भी कीमत में इसको बेच दो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और जैसे ही जो भी कीमत थी उससे कम में बेच करके उस व्यक्ति ने जिस दिन वह प्रॉपर्टी को बेची, उसके बाद वह निहाल हो गया, क्या नहीं हो गया उसके पास। तो आपके लिए जब इसी ऊपरी चक्कर की जमीनें हो तो उन्हें बेच देना चाहिए, वरना और बाकी सही सलामत चीजों के लिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसके पास 100 की जगह 1000। वरना जो कॉलोनी काटता उसकी भूमि स्वयं की है, तो उसके सारे साउथ फेस, सारे फेस, सारी लैट्रिन बाथरूम का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता, फिर तो वो मर जाए। एक मैं बिल्डिंग देखने गया, उसने एक रो में पूरी ईशान में लैट्रिन बनाई थी, यानी जब तक बिकी नहीं, जब तक वो रेंट पे देता रहा, मतलब उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होगा। कई लोग, बहुत सारे भ्रम है, इन भ्रमों का पर्दाफाश करेंगे हम इन 15 दिवस की 30 क्लासों में। या 30 नहीं होंगी, मेरे हिसाब से या 35 क्लासें होंगी, 35, क्योंकि मैं संडे को भी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी आपके कोर्स को कंप्लीट करूंगा और मैं आपको एक वास्तु वैज्ञानिक बना के भेजूंगा। यह यहां पर जो बनेंगे जो वास्तु वैज्ञानिक, आप एक साइंटिस्ट बन के जाएंगे, क्योंकि आज वास्तु एक साइंस है, एक परफेक्ट साइंस है। इस साइंस में कहीं से भी कॉमर्स ने प्रवेश कर दिया है। इस साइंस में कहीं से कॉमर्स आ गई है और कॉमर्स आकर के कॉमर्शलाइजेशन हो गया इस साइंस का। जब कभी भी कोई भी साइंस में जब कॉमर्स आ जाती है तो वह साइंस खत्म हो जाती है। तो मुझे इस साइंस को खत्म नहीं करना, इस साइंस को साइंस रहने दो। बस इन्हीं भावनाओं के साथ और कोई प्रश्न के साथ मैं विराम लेता हूं। कैसी लगी आज की आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास? इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने वास्तु की परिभाषा को ही परिभाषित नहीं कर सका। जय जिनेंद्र,